हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो संडे बनाने के बाद हम मंडे को फिर मिलते हैं आज। तो होप आपने संडे एंजॉय किया होगा। ओके, तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया, थोड़ा रिलैक्सेशन भी किया, इसलिए कल थोड़े वीडियो कम थे। पर आज फिर जोश के साथ हम लग जाते हैं बिकॉज इट्स अ वर्किंग डे एंड मंडे। तो चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या करेंगे? अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो हमारे फेवरेट वन से स्टार्ट करते हैं ताकि बोरिंग ना हो। और सेक्शन डी ऑफ पेपर 3। ओके, तो लग जाओ। चलो एक ही सेशन में सारा सेक्शन डी कंप्लीट कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन करते करते बहुत कंटाला आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, मेरे को भी आ रहा है। ओके, तो एक ही सेक्शन में पूरा सेक्शन डी, आप भी लग जाओ मेरे साथ और मैं भी। चलो स्टार्ट करती हूँ। तो आ जाओ स्क्रीन पे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेक्शन डी हमारा। आपको वैसे करने होते हैं एनी 3, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे सारे बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ओके, चलो 2 क्वेश्चन गुडविल के होते हैं, ये हम पेपर 1 और 2 में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे, पहले पेपर 1 और 2 कंप्लीट में चढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके पेपर 1 और 2 कंप्लीट कीजिए और फिर लग जाइए पेपर 3 पर। और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आप किसी को भी जानते हैं जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं और आपको लगता है जैसे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा दूसरों के लिए भी होगा, तो प्लीज शेयर इट। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा क्वेश्चन। From the following information of Manoj and Harish partnership firm, determine the value of goodwill by capitalized weighted average profit method. तो मैंने पहले बोला था एक इजी हो सकता है पर एक टफ आता ही आता है, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है। ओके, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। एसेट चाहिए होती है, लाइबिलिटी चाहिए होती है, दोनों दे रखा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। तो बोलो सबसे पहले क्या निकालना होता है, फर्स्ट क्या निकालना होता है, क्या लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसके हमारे कुछ स्टेप्स है, हम स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप बोलो आपका कौन सा है, पहला स्टेप बोलो कौन सा है। आप निकालते हो कैपिटल, पहला स्टेप में क्या निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, जो अभी हमने देखा कि क्या चाहिए होता है आपको, एसेट एंड लाइबिलिटी। तो लिख लो इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। मैं भले ऐसे लिख रही हूँ लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। ओके, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट बोलो कितने की दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, 13,40,000 एंड 3,40,000। तो 13,40,000 माइनस कर दीजिए 3,40,000, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 लाख। पहला पॉइंट आ गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, फटाफट बोलो दूसरा पॉइंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, देखिए कितने परसेंटेज दे रखा है, 10% ये रहा, तो लिख लीजिए 10%। थर्ड क्या निकालना होता है आपको, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो वो आ जाएगा आपका 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, फोर्थ क्या निकालना होता है आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बोला था ना, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, यस गिवन है। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 20-21 से 24-25 की। तो ईयर लिख देती हूँ पहले मैं, 20-21, 21-22, 22-23, लिखो फटाफट फटाफट मेरे साथ, सॉरी 22-23, 23-24, 24 तक था, 24-25 तक है, एंड 24-25। फिर लिख देंगे प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो ढूंढो प्रॉफिट्स दे रखे उसके नीचे ही, बोलो वैल्यू बोलो प्रॉफिट्स की, 90, 1 लाख, 1,10,000, 90, 1 लाख, 1,10,000
आई थिंक फिर 1,30,000 था और 1,50,000 था। मैंने साथ में पांचों देख लिए थे। एक बार लिखने के बाद चेक कर लेती हूँ। ये देखो 130 150, ठीक है, ये निकाल लिया। अब क्या दे देंगे, वेटेड है तो वेट दे दो, वेट दे दो। सबसे पुराने को वेट सबसे कम, 2 3 4 5। फिर क्या दे देंगे इनको, वेटेड प्रॉफिट निकालो। क्या निकालोगे, वेटेड प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर दो वेट से, तो पहले का आएगा 90,000, दूसरे का भी मुझे पता है 2 लाख रुपए, तीसरे का भी मुझे पता है 3,30,000, चौथे का आपको करना पड़ेगा 13 इंटू 4 करो, 52 आएगा, 4 52, तो 5,20,000। और इसका भी पता है 15 5 से 75, तो 7,50,000। एक बार देख लेते हैं 15 इंटू 5 ताकि गड़बड़ ना हो, 75 सही है। टोटल कर दीजिए, तो इसका टोटल आएगा 75 प्लस 52 प्लस 33 प्लस 2, 90,000 प्लस कर दूंगी, तो आपका आ जाएगा, कितना आया, एक मिनट, 2,90,000, एक्सक्यूज मी, प्लस 3,30,000 प्लस 5,20,000 प्लस 7,50,000, तो आ गया 18,90,000, 18,90,000, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,90,000 डिवाइडेड बाय वेट्स। वेट टोटल कितना होता है, इसका वेट आपको पता ही है 15 होता है, तो डिवाइडेड बाय 15, तो आ जाएगा आपका 1,26,000। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ओके। अब फिफ्थ पॉइंट में निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आप ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इसको कैपिटलाइज कर दीजिए, कैपिटलाइज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इसको कैपिटलाइज करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। तो कैसे करते देख लेना, और लिखना भी कैसे है। तो आपको लिखना है ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज में लिखना है। तो आ जाएगा 1,26,000 डिवाइडेड बाय 10%, यहाँ पे परसेंट का हिसाब है। तो यानी आप अगर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख के बताती हूँ दूसरे कलर से, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एलसीबी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर नॉर्मल सॉर्ट आउट करना है तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 10, क्योंकि नीचे होगा थर्ड क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 12,60,000, आंसर आ जाएगा 12,60,000, 12,60,000। ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली मैंने आपको बताया है कैसे लिखो, कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए कौन सा 6 पॉइंट लास्ट, इसमें तो डायरेक्ट गुडविल ही निकलती है, ओके। तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड, बोलो गुडविल का फॉर्मूला बोलो, कैपिटलाइज्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आ गया आपका 12,60,000 माइनस 10 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,60,000, वैल्यू ऑफ गुडविल। इस वाले में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाती है, ठीक है। तो लो ये, ओके, ये ऐसे ही होगा, आप यहाँ से लो स्क्रीनशॉट, यहाँ से था क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 37। इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये लो 37। यहाँ तक ले लिया, ओके। अब ये ले लो, ये ले लो, डन। चलो 37 हो गया, अब हम करते हैं 38। रब कर रही हूँ मैं, होप आपने लिख लिया होगा। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 38 पर, वो भी किसका होगा, गुडविल का। देखो कौन सा मेथड है, आप लोग देखो फटाफट कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड ही है।
अगली बार से थोड़ा ब्रॉड करके लिखेंगे तो ये मिट फटाफट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 38 पर। कौन से पे? 38 पर। चलो यहाँ पे मेरा 38। पन्ना, पन्नालाल, पन्नालाल and Rita, it's Ritu, okay, are the partner of a partnership firm. They want to charge profit and loss sharing ratio 3:2 to 1:1. They decided to determine the value of goodwill on the basis, मतलब रेशियो चेंज करने के लिए वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, on the basis of the profit determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit method है। ठीक है, चलो तो उसमें भी आ जाओ आप, वैसा का वैसा ही करना है, आधे से ज़्यादा तो हम लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 38। लिखो वैल्यूशन ऑफ, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इससे करते हैं, चलो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप पूरा लिखेंगे। ओके चलो, तो फर्स्ट स्टेप वही आपका जो अभी पढ़ाया था, क्या निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। ओके, टोटल एसेट देखो कितनी दे रखी है आपको? 12 लाख और 4 लाख, तो 12 लाख माइनस 4 लाख तो आपका आ गया 8 लाख। यहां तक ठीक है? दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या लिखते हो? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो आपको दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है? 10 ही होगा, 38 है ना, हाँ 10%, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 10%। तीसरा देखो, तीसरा आप क्या निकालते हो? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ROR लिखो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 8 लाख। 8 लाख का 10% कितना होता है आप बताओगे? बिना कैलसी के, कैलसी की ऐसी आदत डाल ली है ना आप लोगों ने। चलो 80,000, एक जीरो कम कर देंगे। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट पे क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है या सिंपल बोला है? कुछ नहीं बोला तो सिंपल लेना पड़ेगा। वेटेड एवरेज का बोला ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर पैकेट रिटर्न, कुछ नहीं बोला तो सिंपल निकालते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको, या आपको कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखो ना, सॉरी एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो। ईयर देखो कौन से ईयर दे रखे हैं, ईयर देखो फटाफट कौन से दे रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये रहा। 18, 19, 90 3 ही साल दे रखे हैं। ईयर 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21। प्रॉफिट देखो कितने दे रखे हैं, प्रॉफिट्स कितने? 130, 110, 120, 130, 110 और 120, ठीक है। प्लस कर दो तीनों को, तो 1, 2, 3, 3 और 3,60,000, 30 और 30, 60, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो, बचपन से सीखते आ रहे हो। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने का निकाल रहे हो। टोटल प्रॉफिट कितना है? 3,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3 years। 3 1 जा 3, 2 2 जा 6, 1,20,000, ठीक है। ये आ गया। अब आ जाओ, फोर्थ हो गया हमारा। अब फिफ्थ सुपर प्रॉफिट निकालना है आपको। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट बोल दो,
या फिर आप उसको एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना आपने सोचा था उससे जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो सारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। जैसे मैंने सोचा था कि मुझे इस साल 10 करोड़ की इनकम होगी, लेकिन मुझे 12 करोड़ की हो गई, तो 2 करोड़ इस साल क्या हो गए? ज़्यादा। तो वही तो आपका सुपर, आपकी सुपर से ऊपर की पावर है। ठीक है, तो हाँ, छोटा क्यों सोचने का, सोचो तो बड़ा सोचो, नहीं तो दिमाग को कष्ट ही मत दो, जैसा अभी नहीं दे रहे हो, है ना, कैल्सी वैल्सी यूज करते हो, दे रहे हो। ओके, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा था? 80,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है? 40,000। गुडविल आ गई क्या? नो, वेरी गुड, समझना। संगत का असर होता है, ये प्रूव कर रहे हो आप लोग, मेरी संगत का असर होता जा रहा है आप लोगों पे। अकाउंट्स पसंद आने लगी ना अभी। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, ईमानदारी से बताया ना, मेरे जैसा कोई पढ़ाता है क्या? ऐसे अकाउंट्स के क्वेश्चन कोई सॉल्व कराता है? ईमानदारी से, अपने ईमान पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। कितने ईयर्स ऑफ परचेज था? 3 था ना। 4 3 12, 1,20,000। इतना डीप में आपको कोई नहीं सॉल्व कराता, स्कूल में भी सब जानती हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ। हम वहां पे सिर्फ डिक्टेट करते थे, 1 कराया 4 कर लो अपना, ऐसे एक एक ऐसा कोई नहीं करवाता। लो, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर ब्रॉड करके आप देखते रहना। ठीक है, डन? कोई दिक्कत? और ऊपर से ये और कहते हैं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखो। स्कूल में क्या होता है, कोई दिक्कत हो तो अपना आप सॉल्व कर लेना, यूट्यूब देखना। ठीक है, तो यूट्यूब देखने के लिए जब टीचर बोले तो कौन से यूट्यूब चैनल पे आना है? श्रीधर पे। और क्लास में भी सबको बता देना है कौन से यूट्यूब चैनल पे आना है कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए? श्रीधर। ठीक है, 38 कंप्लीट। चलो आ जाओ 39 पे। तुम देना साथ मेरा ओ हमदमा। चलो 39 पे आ जाओ फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/16 एंड 31/3/17 आर एज फॉलोज। ओके, ऐसे दे रखा है। समराइज P&L स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। ओके, इनकम टैक्स प्रिपेयर क्या बनाना है आपको? प्रिपेयर कंपैरेटिव P&L स्टेटमेंट। सबसे इजी क्वेश्चन, पता नहीं क्यों छोड़ देते हो आप ये चैप्टर, बहुत ही इजी है। अभी देखो मैं कराऊंगी तो आपको मजा आएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 39। कौन सा लिखना है? क्वेश्चन नंबर 39 लिखो, ऊपर लिखो कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या बनाना था? कंपैरेटिव P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। लाइंस ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको। चलो लाइंस ड्रॉ कर लो। सबसे पहले एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो, फिर नोट नंबर का बना लो, कुछ आएगा नहीं इसमें पर छोटा सा बना दो, और 4 कॉलम जो 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके, और 2 हम बनाते हैं उसका इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, चलो पर्टिकुलर नोट नंबर, फिर आपको लिखना है 31/3, कौन सा ईयर था देखो, 16 और 17, तो पहले 16 लिखना, 16 और 31/3/17। फिर लिख लो इंक्रीज एंड डिक्रीज। डिक्रीज को अगर ब्रैकेट में डालोगे माइनस को तो ऐसे लिख दो तो उसको पता चल जाएगा, और इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेकिन काय में परसेंटेज। ठीक है, चलो
अब आ जाओ हमारे एक एक क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या देखा, सेल्स रेवेन्यू, तो लिखो सेल्स, सेल्स ही लिखनी थी। रेवेन्यू कितने की दे रखी है, पहले पीछे वाली लिखना, पहले ये वाला 16 की लिखना, फिर 17 की लिखना। 14 लाख और 16 लाख, तो इधर लिखो 14 लाख और इधर लिखो 16 लाख। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 लाख का इंक्रीज हुआ है। अब 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100 करो, तो मैं यहीं लिख देती हूँ, देखो आपको याद रहेगा। इस कॉलम को नंबर 1 नाम दे देती हूँ, इस कॉलम को 2, इस कॉलम को 3 और इस कॉलम को 4। ठीक है, तो 4 वाला कॉलम कैसे आएगा, 3 कॉलम डिवाइडेड बाय 1 कॉलम इंटू 100। ठीक है, तो करो 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, तो आंसर आएगा 14.29। 14.29। थर्ड वाली वैल्यू अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले को एक बढ़ा देंगे, सेकंड नंबर वाले को, तो इसलिए मैंने 28 की जगह क्या कर दिया, 29। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू आ गई। और क्या दे रखा है, अदर इनकम भी दे रखा है, तो लिख लो अदर इनकम, लिखो फटाफट अदर रेवेन्यू। देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाला था, और पीछे से लिखना है 2.5 लाख और 3 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। बोलो, अब मैं दोनों इनकम को क्या कर, अच्छा सॉरी, कितना वो हुआ, कितने का फर्क पड़ा, 50,000 का फर्क पड़ा, बढ़ा है खर्चा 50,000 का। कितना परसेंटेज, 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 100, तो 20%। परसेंट की साइन लगा के चलती है, वो यहाँ पे दे दिया है मैंने परसेंटेज। ठीक है, ये दे तो रखा है परसेंटेज, तो परसेंट की साइन लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कर दो, तो आ गया 14, 15, 16, 16 लाख 50,000, 16, 17, 18, 19, 19 लाख, और टोटल हो गया इसका हो गया 2,50,000, और 2,50,000 डिवाइडेड बाय 16, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 16,50,000 इंटू 100, तो 15.15। परसेंटेज निकालने जो नहीं, ऊपर लिखी रही, बता तो रही। चलो टोटल इनकम आ गई, लिख दो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब क्या लेना है, देखो उधर क्या दे रखा है, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो लिखो एक्सपेंसेस। देखो कितने के दे रखे हैं, 720 एंड 960, 7,20,000 और 9,60,000। ठीक है, माइनस करके फाइनल वैल्यू बाहर लिखो, नीचे लिखो। एक काम करो, पहले इंक्रीजमेंट डिक्रीमेंट निकालो। इंक्रीज हुआ है खर्चा भी, कितना, 7,20,000 माइनस 9,60,000, तो सॉरी 7,20,000 माइनस 9,60,000, 24, यानी 2,40,000। कितने से इंक्रीज हुआ है, 2,40,000। अब 2,40,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 इंटू 100, तो 33.33%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इनकम में से एक्सपेंस क्या कर देंगे, माइनस कर दो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस कर दो, 16,50,000 माइनस 7,20,000, तो आ गया 9,30,000। उधर 9 चले गए तो बचा 9,40,000, 9,40,000। 9 से 9 तो चलेगा, अब 1 में से 60,000 था, तो 9,40 बचेंगे, और इसमें तो 10,000 ही बचे हैं। अब 10,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 इंटू 100, तो आएगा 1.08, सॉरी नो परसेंटेज। ठीक है, यहाँ तक आ गया। टैक्स की रेट दे रखी है कि यस 30%, तो माइनस कर देंगे इसमें से टैक्सेस एट द रेट 30%। ठीक है, अब टैक्स
प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर लो 30%, तो 9,30,000 का 30% तो आ जाएगा 2,79,000। 9,40,000 का 30% सर 2,82,000 और 10,000 का कितना परसेंट है 30%, तो 3,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा इसका भी निकाल दो 3,000 डिवाइडेड बाय 2,79,000 इंटू 100 1.08 1.08 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया तब क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्सेस माइनस कर दो 9,30,000 माइनस 2,79,000 6,15,000 9,40,000 माइनस 2,82,000 6,58,000 7 बज गए नहीं आता। अब 7,000 डिवाइडेड बाय 6,15,000 तो आया 1.08। एक मिनट में देखो 9,30,000 माइनस 2,79,000 कितना आ रहा था 6,51,000 है ये। अब हो जाएगा ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया बस कंप्लीट। लाइन ड्रॉ करो खत्म ठीक है। लो ले लो स्क्रीनशॉट ये लिखेगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट। अब हम कौन सा करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और हमारे बच्चे कितने हैं 2 बच्चे 40 एंड 41 फिर आ जाएगा सेक्शन ई ठीक है डन। चलो 39 हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। चलो 40 में क्या बोला देखो ओके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ओके तो मैं यहाँ कर लेती हूँ ये तो यहाँ कर लेती हूँ थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। इसका ले चुके हो ना आप लोग स्क्रीनशॉट लो ले लो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 चलो तो सबसे पहले 40 में देखो क्या इंफॉर्मेशन देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलो। मेरा शायद बंद हो गया। आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलो चलो। माइक बंद हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलो बोलो। तो होता है अब बोलो ग्रॉस प्रॉफिट बहुत इजी है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो ठीक है। अब लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्या ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 40 नहीं दे रखा आपको तो निकालना पड़ेगा। COGS दे रखा है ओके। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो मैं इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए। तो मैं वर्किंग नोट 1 बनाती हूँ। तो पहले मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। हमने देखा था अभी COGS दे रखा है या सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं दे रखा तो सेल्स माइनस COGS। ये रहा COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये रहा सेल्स। तो 6 लाख माइनस 3,25,000 तो 6 लाख में से माइनस कर दो 3,25,000 6 लाख
माइनस 3,25,000, तो कितना आएगा बोलो? 2,75,000 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए? नेट सेल्स चाहिए। तो देखो मेरे को सेल्स की क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? सेल्स दे रखा है, सेल्स एक्सपेंस तो नहीं चाहिए, नहीं है, तो सेल्स तो सीधे आपकी आ गई है 6 लाख की आ जाएगी। तो अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये कितना है? 2,75,000 डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना। अब सेल्स रिटर्न दे नहीं रखा तो उसको क्या मान लेंगे हम? जीरो मान लेंगे, ठीक है। और जीरो मान लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली, आप दे नहीं रखा तो आप जीरो मान लोगे तो 6 लाख ही बचेगा। तो आप करो 2,75,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 2,75,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 45.83, और उसके बाद भी 3 है तो फिर हम 3 रहने देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 45.83%। ठीक है, 2 डेसिबल पे आंसर दे दो। तीसरा भी 3 है, अगर तीसरा भी 3 है तो 3 रहने देंगे। ठीक है, हो गया ये वाला। अब क्या चाहिए था आपको? पहला हो गया 1, इसको नंबर 1 दे दो। नंबर 2 निकालना है आपको नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका भी सेम फॉर्मूला होता है, जैसे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट होता है ऐसे इधर नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए था, तो अब नेट प्रॉफिट मेरे को निकालना पड़ेगा, तो मैं ले लेती हूँ नेट सेल, तो वही रहने वाली है मेरी 6 लाख, तो मैं यहाँ वर्किंग नोट बना देती हूँ। ठीक है, क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला तो क्या, जितने खर्चे दे रखे माइनस कर दो सारे खर्चे, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो आपके पास क्या थी? ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका था, तो मैं फॉर्मूला वैसे बनाती हूँ, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, अब जो जो दे रखा है खर्चे वो माइनस करते जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से P&L वाले सारे खर्चे माइनस कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से तो नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस कितने के हैं? 35,000 के माइनस करोगे क्या? यस। तो एक तो ये माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन माइनस करोगे क्या? यस, ये भी माइनस कर देना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस कर देना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये भी माइनस करने पड़ेंगे क्या? यस, आपको माइनस करने पड़ेंगे नेट प्रॉफिट के लिए, ये भी, तो ये भी माइनस कर देना। ठीक है, और ये तो है नहीं, सेल्स एक्सपेंस ये भी माइनस करने पड़ेंगे। इनकम ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड, इनकम ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा? इनकम है ये, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और फिनेंशियल एक्सपेंस आपके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सारे खर्चे माइनस कर दोगे तो आपका क्या बच जाएगा? नेट प्रॉफिट बच जाएगा। तो या तो ये खर्चों का नाम लिख दो, या मैं सीधे करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे खर्चे इसलिए तो मैं सीधे लिखती हूँ। तो मेरी वैल्यू थी, ग्रॉस प्रॉफिट था 2,75,000, उसमें से COGS में माइनस कर चुकी थी, तो COGS मत लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो 35,000 ले लो, 48 ले लो, 75 ले लो, नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, 35, 48, 75 माइनस 35,000 माइनस 48,000 और माइनस 75,000। ठीक है, ये तो माइनस हो जाएंगे, और इधर क्या बचा? सेल्स एक्सपेंस और फाइनेंशियल 52 और 85, तो इधर माइनस हो जाएगा 52,000 और 85,000, और कुछ प्लस में भी था, देखो कुछ प्लस में भी है, ये रहा इनकम ऑफ इंटरेस्ट जो है 45 प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं इनकम 45,000। ठीक है, अब निकाल लो वैल्यू। तो देखो 2,75,000 माइनस 35,000 माइनस 48,000 माइनस 75,000 माइनस 52,000 माइनस 85,000, उसमें प्लस कर दो 45,000, तो आपका 25,000 का प्रॉफिट आ रहा है। प्लस 45,000 माइनस 35,000 माइनस 48,000 माइनस 75,000 माइनस 52,000 माइनस 85,000,
25,000 का आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब वैल्यू रखो, नेट प्रॉफिट कितना होता है 25,000, नेट सेल्स कितनी है, सेल्स रिटर्न तो दे नहीं रखी है तो 6 लाख ही रहेगी, 6 लाख इंटू 100, 25,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 4.1666 है, तो 17% कर दूं, परसेंटेज में आंसर आएगा। हो गया, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो 40 का स्क्रीनशॉट ले लो। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बच्चों नीचे लिखना है ना, ताकि मैं दूसरों का सही करा सकूं, ठीक है। स्टूडेंट्स रुको, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको मेरे को। हाँ, अभी मैंने जब स्क्रीन पीछे जाके देखी तो यहाँ पे टैक्स रेट भी दिखा है। तो ये जो नेट प्रॉफिट का रेशो होता है ग्रॉस प्रॉफिट का सही है, जो क्वेश्चन नंबर 40 था उसमें थोड़ा सा करेक्शन करो। क्वेश्चन नंबर 40 में जो नेट प्रॉफिट रेशो होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। क्या होता है ये, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो हमने जो 25,000 लिया ना वो गलत है, वो नेट प्रॉफिट है पर उसमें से टैक्स माइनस करना रह गया था, तो ये बिफोर टैक्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। तो 25,000 में से, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं टैक्स की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, 30% क्या कर देंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा 17,500। 30% निकाल लेना 25,000 का 30% तो 7,500 आएगा, और माइनस कर देना 25,000 से 7,500 को, तो आपका आ जाएगा 25,000 माइनस 7,500, तो आपके आ जाएगा 17,500। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसको फॉर्मूले में रखना 17,500। देखो जो करेक्शन वाली चीज है ना वो मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा। 17,500 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो 17,500 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 2.91। वापस देख लेते एक बार फॉर्मूला, 17,500 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 2.91 इंटू 100 तो मैंने कर दिया, यही आ रहेगा 17,500 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, हाँ 2.92, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.92%। करेक्शन कर लेना ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है, डन। तो हमको क्या लेना होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना होता है। ओके, अंडरस्टूड। वापस ले लो इसका फोटो और करेक्शन कर लेना, डन। ओके, चलो ये हो गया 40। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 41। वी आर अबाउट टू कंप्लीट 41, लास्ट क्वेश्चन। 5 मिनट और लूंगी, लास्ट क्वेश्चन तो इजी है। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो क्या दे रखा है, कोई इंफॉर्मेशन क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लिखते हैं, तो लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्स। 2 कॉलम बना लो, एक डिटेल का और एक फाइनल अमाउंट का। तो ये डिटेल कॉलम, अच्छा एक काम करो, ये ब्लैक पेन से लिखते तो आपको पता चलेगा, ये डिटेल कॉलम और ये फाइनल अमाउंट लिख दो, ठीक है, ये पर्टिकुलर। ओके, सो टैक्सेस बिफोर प्रॉफिट आपको कितने का दे रखा है, कितने का दे रखा था, 1.32। कितने का दे रखा था, कहाँ गया ये वाला, 1.32। तो यहाँ पे लिख दो 1.32, वो डायरेक्ट फाइनल अमाउंट में लिख दो 1.32। अब पहले ऐड वाली आइटम कर दो, तो ऐड नॉन कैश आइटम को ऐड करते हैं, तो ऐड कर दो नॉन कैश एक्सपेंस।
क्योंकि वो माइनस हुए होंगे तो यहाँ पे वापस प्लस हो जाएंगे। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस, और साथ में ही आप नॉन ऑपरेटिंग भी कर दो इसमें, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग सॉरी, ठीक है, एक साथ ही कर दो दोनों, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एक साथ कर दो, ठीक है। तो लो पहला क्या है, देखो क्या क्या दे रखा है, फटाफट फटाफट लेते जाओ। गुडविल लेंगे क्या, यस। पेटेंट लेंगे क्या, यस। डेप्रिसिएशन लेंगे क्या, यस। तो गुडविल, पेटेंट, डेप्रिसिएशन 28, 17, 29, ओके। गुडविल तो पहला लिख दो, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट था, क्या लिख रही हूँ मैं, PATENT, पेटेंट अमोर्टाइज या रिटर्न ऑफ, और क्या था, पेटेंट और डेप्रिसिएशन था ना, डेप्रिसिएशन, ठीक है। 28 कितनी अमाउंट थी, अमाउंट तो भूल गई मैं, 28, 17, 29, इनर कॉलम में लिखना 28,000, 17,000 और 29,000। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट पढ़ो, आगे पढ़ो। 3 हो गया डेप्रिसिएशन। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आएगा क्या, यस आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा क्या, इंटरेस्ट रिसीव के कारण तो बढ़ा होगा प्रॉफिट, है ना, प्लस हुआ होगा, तो अब माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में जाएगा, ठीक है, ये प्लस में जाएगा। डिविडेंड रिसीव भी माइनस में जाएगा। इंटरेस्ट पेड प्लस में आएगा, डिविडेंड पेड प्लस में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल के कारण प्रॉफिट बढ़ा होगा तो ये माइनस में जाएगा, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के कारण ये कम हुआ होगा तो ये प्लस में आएगा, ओके। तो प्लस वाले आंसर लिख रहे थे हम, तो हमें लिखना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। ट्रांसफर टू GR, इंटरेस्ट पेड, एक साथ ही लिख दिए मैंने, ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक साथ लिख सकते हो, और डिविडेंड पेड, ठीक है। चलो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितनी अमाउंट है, देखो ट्रांसफर टू जनरल 23, 11 और 25, 23,000, 11,000 और 25,000, ठीक है। और क्या बचा, और कुछ बचा है क्या, ये वाला था प्लस में, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000, उसके कारण प्रॉफिट क्या हुआ होगा, देखो समझाऊं तो देखो, जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, तो आपने जो P&L में डेबिट किए होंगे उनके कारण आपका प्रॉफिट कम होता है, तो अब वो नॉन कैश आइटम है, उससे कैश पे कोई असर नहीं होगी, तो उनको क्या कर दो, वापस प्लस कर दो। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा फर्नीचर, नॉन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इसलिए इसको हटा रहे हैं। और इसकी इफेक्ट खत्म करने के लिए पहले आपने इसको क्या किया होगा, P&L में माइनस किया होगा, इसके कारण प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो अभी वापस क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो सिंपल नॉन ऑपरेटिंग में बच्चों आपको क्या रखना है कि नॉन कैश एक्सपेंस हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो ना, उनके कारण आपके प्रॉफिट क्या होते हैं, एक्सपेंस, प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। अब उसके कारण, उन दोनों चीजों के कारण, अमोर्टाइज वगैरह जो होते हैं नॉन कैश होते हैं उसके कारण, और नॉन ऑपरेटिंग जो है यानी जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग की एक्टिविटीज है उसके कारण कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम उसको वापस कहाँ ऐड कर देते, वापस क्या कर देते हैं, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसके रिवर्स इफेक्ट देते हैं। तो पहले आपने माइनस किया होगा, तो अब क्या कर दोगे, आप उसको प्लस कर दोगे। अब बोलो मैम लॉस ऑन सेल का तो हुआ होगा ना, अरे हाँ हुआ होगा, कैश में इफेक्ट हुआ होगा, पर ऑपरेटिंग में थोड़ी आएगा, तो वो नॉन ऑपरेटिंग का आइटम है। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो जहाँ का है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग जहाँ का है वहां दिखाएंगे, यहाँ पे उसको हटाना पड़ेगा। तो डिविडेंड पेड भी तो आपका किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में। तो डिविडेंड एंड फाइनेंसिंग का कैश आउटफ्लो है, यहाँ का नहीं है, तो यहाँ उसको वापस क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। तो जो तीन डब्बे आपके पास, एक ऑपरेटिंग के, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, एक इन्फेक्टिव। तो जो आप अपने आइटम में से उन 3 डब्बों वाले जो 3 डब्बों में फेंको, और जो उनके नहीं है उनकी रिवर्स इफेक्ट दे दो, तो उनका इफेक्ट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अंडरस्टूड। चलो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बोलो कितने का था, कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा 18,000 का है, तो 18,000 भी वापस ऐड बैक कर देंगे। अब इन सारी ऐड वाली आइटम को पहले ऐड कर दो, तो आपका आएगा 1,51,000। अब 1,51,000 में 1,32,000 ऐड कर दो, तो आपका जगह 2,83,000, ठीक है। अब ये तो प्लस वाले थे, अब जिनके कारण जो आपने
जिनके कारण प्रॉफिट बढ़ा होगा उनको अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लेस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स डिडक्टेड, तो डिडक्टेड बैक यानी आप उनको डिडक्ट कर दोगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम्स। नॉन कैश इनकम तो कुछ होगी नहीं वैसे, ठीक है। चलो तो देखो अब क्या बचा है हमारा, जो माइनस करने वाला था ये मैंने पहले लिख दिया था, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां से हटा दो, डिविडेंड रिसीव्ड हटा दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड वो ऑपरेटिंग की नहीं है, वो किस में आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी। आपने किसी को लोन वगैरह दिया होगा तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टिंग में आएगी इंटरेस्ट रिसीव। तो कितने का इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड भी था, एक बार मैं डिविडेंड रिसीव्ड भी लिख देती हूँ, फिर हम अमाउंट देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड के अमाउंट देखो, डिविडेंड रिसीव्ड है 9,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड है 12,000, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 12,000 और डिविडेंड रिसीव्ड है 9,000, और था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, यहाँ पे क्यों आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कितने का है, बोलो वो कितने का है, कितने का था प्रॉफिट, अच्छा बोलोगे नहीं आप लोग, 13,000 का है, 13,000। इन तीनों को भी प्लस कर दो भाई, 24 25 25 और 9 34। अब ऊपर 283 में 2,83,000 में से 34,000 माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका 2,49,000। डन। तो ये क्या आ गया आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये आंसर आ गया। और कुछ नहीं है देखो, और कुछ नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कुछ नहीं है, ठीक है। जितना जितना दे रखा है उतनी इंफॉर्मेशन आपको करनी है। सिंपल क्या करना है, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उसके कारण आपका पहले आपने डेबिट किया होगा तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो अब वापस ऐड बैक करके उसकी इफेक्ट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो किस किस चीज की, एक तो जहां पे कैश गया ही नहीं तो नॉन कैश हो गया, और एक जो है इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का तो वो वहां पे जाएगा, तो यहाँ क्यों उसकी इफेक्ट देनी है, तो यहाँ से उसको वापस हटाना पड़ेगा। तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। लो एक और चीज बच्चों, जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ साथ साथ करते जाओ, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, वैसे भी इस बार तो जल्दी एग्जाम है, और प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, या जिसको भी आप जानते हो जो 12th का एग्जाम दे रहे हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, आपकी सोसाइटी में रहते हो, या आपके फ्रेंड्स नहीं हो तो भी उनको जरूरत हो तो प्लीज शेयर करो। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ लगे रहो। आप देखो एक एक वीडियो बनाने में 45 मिनट जैसा लग रहा है, तो प्लीज हर वीडियो पे इतने व्यूज तो बनते हैं, लाइक बनते हैं, ठीक है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कहाँ पूछेंगे, कमेंट में पूछेंगे, हम दोबारा उस चीज़ को डिस्क्राइब करके आपको वीडियो बनाकर दे देंगे, ठीक है। होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छे से लगे हुए हो। चलो